औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंजेस। एनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंजेस होता क्या है जी? फेज चेंजेस कहते हैं फेज में तब्दीली, जैसे कोई चीज सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड में तब्दील होगी, लिक्विड से गैस में तब्दील होगी, तो इस दौरान जो एनर्जी में तब्दीली आएगी इन्हें हम कहेंगे एनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंजेस। व्हेन एवर मैटर अंडरगोज अ फिजिकल चेंज, जब भी कोई मैटर फिजिकल चेंज में से गुजरती है, सॉलिड गैस लिक्विड में, लिक्विड गैस में तब्दील होता है, इट इज ऑलवेज अकम्पनाइड बाई एन एनर्जी चेंज, तो उस वक्त एक एनर्जी चेंज भी आता है। अब ये जो एनर्जी चेंज आता है जब भी कोई मैटर का जो है सॉलिड लिक्विड में या गैस में तब्दील हो रहा है, ये जो एनर्जी चेंज आता है, ये एनर्जी चेंज क्या होता है जी? दिस चेंज इन एनर्जी इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द डिफरेंस इन द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये क्वांटिटेटिव मेजर है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ के डिफरेंस की। इसको जरा सादा करके समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या बात डिस्कस हो रही है कि जिस वक्त भी कोई एनर्जी के अंदर सॉलिड है या लिक्विड है, उसके फेज के अंदर तब्दीली आ रही है, हीट जज़ब हो रही है, तो वो जो हीट है वो केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। आयोनिक बॉन्ड मौजूद है सॉलिड के अंदर या कोवेलेंट है या जो भी बॉन्ड मौजूद है, तो उस दौरान केमिकल बॉन्ड को तोड़ने के लिए वो एनर्जी इस्तेमाल नहीं होगी जो एनर्जी जज़ब हो रही है, बल्कि वो एनर्जी क्या होगी जी? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए इस्तेमाल हो। अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर, जैसे यहाँ पे हम देखें, हमारे पास H2O, NH3, HCl, इन तीनों की इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दी हुई है जो इनको वेपर में तब्दील करने के लिए दरकार होते हैं। तो H2O के लिए 40.6 है, NH3 के लिए 21.7 और HCl के लिए 15.6 है। तो अब यहाँ पे ये जो एनर्जी यूज होगी ये किसके लिए यूज होगी? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए। किसी भी लिक्विड के अंदर अगर ये यहाँ पे लिक्विड की बात हो रही है, तो लिक्विड के अंदर जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा मजबूत होंगी, उनको ओवरकम करने के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी दरकार होगी। जैसे पानी के लिए कितनी है जी? 40.6 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए होती है एक मोल वाटर को वेपोरेट करने के लिए, बुखारात में तब्दील करने के लिए। NH3 में उससे कम, HCl में उसमें उससे कम। तो वाटर के अंदर सबसे ज्यादा क्यों चाहिए होती है? क्योंकि इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती है। अब यहाँ पे वापस हम आते हैं इसी बात के ऊपर, क्या बात है? दिस चेंज इन एनर्जी, ये जो एनर्जी में तब्दीली आती है, ये क्या है? क्वांटिटेटिव मेजर है डिफरेंस इन द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती है जो हमें बताती है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ का डिफरेंस मुख्तलिफ लिक्विड्स के अंदर या सॉलिड्स के अंदर क्या है। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, हमारे पास है मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। सबसे पहले मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, ये भी फेज चेंज है। फेज चेंज किस तरह का है इसको समझने के लिए ये वाली डायग्राम देखें। यहाँ पे सॉलिड मौजूद है, सॉलिड से हम तीन फेज मैंने यहाँ पे शो किए, एक सॉलिड है, फिर लिक्विड है, फिर गैस। सॉलिड से लिक्विड में तब्दील होना, ये कौन सा फेज चेंज है जी? जिसमें सॉलिड से लिक्विड में तब्दील हुआ जाए। अब मोलर हीट, जैसे नाम में लिखा हुआ मोल लिखा हुआ है, तो एक मोल को सॉलिड से लिक्विड में तब्दील करने के लिए जो हीट दरकार होगी उसे हम क्या कहेंगे जी? मोलर हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। द अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब्ड बाय वन मोल ऑफ अ सॉलिड टू मेल्ट इट इनटू द लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर एक मोल किसी भी चीज सॉलिड है, उसका एक मोल है, तो उसको लिक्विड में तब्दील करने के लिए प्रेशर कितना होगा? 1 atm प्रेशर होगा। तो जितनी हीट दरकार होती है, हीट जितनी जज़ब होती है, उसे हम कहेंगे मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। और H2O के केस में H2O बर्फ से अपनी माया शक्ल में जब आता है तो 4.6 किलो जूल पर मोल हीट इसको दरकार होती है, ये इसकी मोलर हीट ऑफ फ्यूजन है। तो यहाँ पे देखें जी, सॉलिड से लिक्विड में तब्दील होने के लिए मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। अच्छा, अगली चीज जी, लिक्विड से जब कुछ चीज गैस में तब्दील होती है, तो ये जो हीट होती है इसे हम बोलते हैं वेपोराइजेशन। वैसे भी समल को वेपोराइजेशन कहते हैं, लिक्विड से गैस में तब्दील होना। इसको जरा देख लेते हैं, मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगी फिर? अमाउंट ऑफ हीट absorbed by 1 mole of a liquid to convert into 1 mole of vapor। किसी लिक्विड के एक मोल को बुखारात के एक मोल में तब्दील करने के लिए उसके बॉइलिंग पॉइंट और 1 atm प्रेशर पे जितनी हीट दरकार होती है उसे मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। और H2O का अगर एक मोल हो, उसको बुखारात में तब्दील करना हो, तो 40.6 किलो जूल पर मोल हीट दरकार होती है। इस डायग्राम के अंदर कुछ और चीजें भी दी गई हैं। सॉलिड से
लिक्विड में तब्दील होना ये मेल्टिंग कहलाता है, लिक्विड से वापस सॉलिड में तब्दील होना फ्रीजिंग कहलाता है, और यहाँ पे लिक्विड से गैस में तब्दील होना वेपराइजेशन और गैस से वापस लिक्विड में तब्दील होना कंडेंसेशन कहलाता। तो ये दो तरह की यहाँ पे हमने डिस्कस की, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन डिस्कस की, और दूसरे नंबर पे हमने देखा मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है। नेक्स्ट आगे चलें जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी कंपैरिजन, मुख्तलिफ वर्ड दिए गए हैं, उनकी इंथाल्पी या मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन दी गई है। जैसे H2O की 40.6, NH3 की 21.7 और HCl की 15.6। तो पहले भी हमने देखा सबसे ज्यादा मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन H2O की है, पानी की है 40.6। तो इसकी वजह क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस वजह से NH3 में भी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा मजबूत किसके अंदर होती है जी? H2O के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मजबूत होती है। एक H2O दो दो डबल जो है ना हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होता है, इस वजह से मजबूत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, और इसकी जो है मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन सबसे ज्यादा होती है। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्ट ऑन मैटर पार्टिकल्स। मैटर के जो पार्टिकल्स हैं इनके ऊपर मोलर हीट ऑफ अपना क्या कह लें जी, वेपराइजेशन कह लें या फ्यूजन कह लें, इनका क्या इफेक्ट होता है? तो मूव अवे फ्रॉम वन अनदर, जब भी हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो पार्टिकल एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। चेंजेस स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, फ्यूजन के दौरान सॉलिड से वो लिक्विड में तब्दील हो जाते हैं, जिसे मोलर हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। और दूसरा, लिक्विड से किस में तब्दील हो जाते हैं? गैस में तब्दील हो जाते हैं। तो ये मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन है। पार्टिकल्स गेन मोर फ्रीडम टू मूव एंड रोटेट इन द लिक्विड एंड गैस फेजेस। तो लिक्विड और गैस फेजेस के अंदर पार्टिकल को मूव करने के लिए ज्यादा फ्रीडम, ज्यादा आजादी मिल जाती है। ये कुछ टॉपिक था जी आज का हमारा, एनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंजेस के